हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मलयालम कहानी दीदी लेकर आया हूँ, जिसके रचयिता हैं एम.टी. वासुदेवन नायर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दीदी रो रही थी। दीदी को रोते देखना अप्पू को अच्छा नहीं लगता। पिछवाड़े वाले कमरे की खिड़की की चौखट पर माथा टेके दीदी रो रही थी। वह तो हमेशा रोती ही रहती है। शायद नानी ने उसे गाली दी हो। वैसे नानी अप्पू को भी डांटती रहती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता, गुस्सा आता है। अगर वह भी दीदी जैसा बड़ा होता तो दिखा देता। इतनी बड़ी होने पर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है? उसका चेहरा उतर जाता है, आंखें भर आती हैं। यह देखकर अक्सर अप्पू वहाँ से बाहर निकल जाता। दीदी को रोते देखकर अप्पू से उसके पास रहा नहीं जाता। कभी रोते रोते दीदी उसे गले लगा लेती। दीदी से प्यार से लिपटना उसे अच्छा लगता, लेकिन जब बेटा कहते हुए सिर और माथे पर बार बार चुंबन देती तो गरम गरम आंसू अप्पू के बदन पर टपक पड़ते। तब वह भी रुआंसा हो जाता। नानी की फटकार को वह अक्सर अनसुनी कर देता। बहुत गालियाँ सुन चुका। सुबह उठते ही गालियों की बौछार हो जाती। दोपहरिया होने पर ही छोकरा उठता है, देख नारे, तेरे जन्मते ही घर का सत्यानाश हो गया है कि नहीं। बरामदे के कोने में सिल के पास बैठे दातून करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी गिर जाए तो बस काफ़ी है। नानी शुरू कर देती, बदतमीज, अपनी हड्डी पसली तोड़कर फर्श को लीपा पोती की है मैंने। आंगन में कोई टुकड़ा डाल दे, कुएं में कोई कंकड़ी फेंक दे या तांबे के घड़े पर ताल बजाए तो नानी गालियां देने लगती। अब स्कूल जाने लगा है तो उसे थोड़ी राहत है। कम से कम दिन में तो छुटकारा मिल ही जाता है। क्यों नहीं, दीदी नानी को फटकार देती, लेकिन अप्पू से ज़्यादा दीदी ही नानी से डरती है। अप्पू को गालियाँ देने पर कभी कभी दीदी कहती, उसे कोस कोस कर मार डालेगी माँ, थू। उसके जवाब में एक डांट पिलाती। उससे भी बस नहीं करती, ऐसे ही शक्कर समझकर क्यों नहीं चाट लेती। जब अपना ही खून हो तब अपने बछड़े कोई छूने जाए तो जैसे कजरी गाय सींग तान कर आगे बढ़ती है, उसी तरह नानी उछलती हुई आती। अरे किसी ऐरे गहरे से, हाय राम, मुझसे ज़्यादा कहलवाना नहीं री। बातें जब यहाँ तक पहुँच जाती तो अप्पू चुपचाप आंगन की तरफ निकल जाता। वह आहते में चक्कन को साथ लेकर घूमता रहता। कभी कभी कद्दू की बेल के बीच लुका छिपी करते लाल पूंछ वाले पतंगे को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन कभी भी उसके हाथ नहीं लगता। बाहर काफ़ी देर बिताकर अप्पू घर लौटता। इस बीच उसे ख्याल आता, दीदी पिछवाड़े के कमरे की खिड़की पर माथा टेके सिसक रही होगी। संध्या का समय नाम जपने का काम अप्पू को तकलीफ दे लगता था। गलियारे में बैठकर ही यह काम करता। कई बार नमः शिवाय रटना पड़ता, फिर नक्षत्रों की नामावली रटनी पड़ती। इन सब में उससे कोई गलती नहीं होती थी। देसी महीनों के नाम भी उसे गिनना आता था, लेकिन इसके बाद उसे अंग्रेजी के महीने और 1 2 3 गिनने में काम में दीदी की मदद ज़रूर पड़ती थी। दीदी को अंग्रेजी आती थी। पौर की दीवार पर टंगी कान्हा की तस्वीर वाले कैलेंडर में छपी अंग्रेजी दीदी पढ़ लेती थी। आखिर दीदी की पढ़ाई 8वीं तक हुई थी। सब कुछ रटने के बाद दीदी के पास चुपचाप जा बैठता। दीदी उसके बालों पर उंगलियां फेरने लगती। तभी पड़ोस के बड़े घर से गाने की आवाज़ आती। वह कभी उधर नहीं गया। बाड़े के इस तरफ से देखा भर है, वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी। गाने वाली और एक बातें करने वाली एक पेटी वहाँ आई थी। यह पेटी गाती और बोलती कैसे है? चक्कन कहता है कि उसके अंदर कोई बैठा होगा। चक्कन को कुछ भी नहीं आता। वह तो स्कूल भी नहीं जाता। कजरी गाय सिर्फ उसी को सींग नहीं मारती। यह तो उसके बड़प्पन से नहीं,
उसके हाथ की लकुटी देखने से है। वे सारे गीत शायद सिनेमा के थे। अप्पू ने अभी तक कोई सिनेमा नहीं देखा। स्कूल के उसके साथी यशोदा और मणि ने सिनेमा देखा है। सिनेमा की तस्वीरों से बनी एक थैली उसने ज़रूर देखी थी। गाना सुनकर दीदी पर अक्सर एक पागलपन सवार होता। फिर कुछ पूछा जाए तो जवाब नहीं देती। पता नहीं वह क्यों इस तरह नाराज़ रहती थी। कभी कभी दीदी इस तरह चुप्पी साधे बैठ जाती थी। यह दीदी भी कितनी अजीब है। फिर भी उसे दीदी पसंद थी। सवेरे स्कूल जाने के पहले दीदी ही उसे नहलाती। सूखी तुरई के रेशे से शरीर रगड़कर नहाना उसे पसंद नहीं। अंगोछे की नोक से कान के अंदर साफ करते वक्त उसे गुदगुदी होती। दीदी ही कंजी परोस देती। कंजी पी लेने के बाद गीले अंगोछे से छाती से पानी पोंछ लेती और पिछले दिन धोकर रखी कमीज और उसकी धारीदार जांघिया पहनाती। बालों पर कंघी करके चेहरे से तेल की चिकनी परत एक बार और पोंछ देती। इसके बाद वह स्कूल रवाना हो जाता। रात को वह खाने बैठता तो दीदी भी पास बैठ जाती। दीदी का कौर बनाकर खिलाना उसे पसंद था, लेकिन नानी के सामने दीदी उसे कौर बनाकर नहीं खिलाती थी, क्योंकि एक बार नानी ने डांटा था, क्या यह दुधमुहा बच्चा है जो तू कौर बनाकर खिलाती है। दीदी कभी कभार ही नानी को जवाब देती। दीदी की बातें सुनने पर नानी पर भूत सवार हो जाता। फिर कोहराम मच जाता। नानी की जली कटी बातें सुनने के बाद दीदी रोने लगती। कभी कभी नानी भी रो उठती। नानी के रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सिर्फ एक बार नानी को रोते देखकर उसे भी रोना आया था। वह घटना अप्पू भुला नहीं था। नानी को रुलाने वाले उस आदमी को वह नहीं भूल पाया। चक्कन के बनाए नारियल के पत्ते की गेंद से वह आंगन में खेल रहा था। तभी फाटक से किसी ने बुलाया, माँ। देखा तो एक आदमी बाड़े के पास खड़ा था, लंबी आस्तीन वाली कमीज और बगल में एक थैली। नानी आंगन से होकर बाड़े की तरफ गई। पता नहीं नानी क्या बड़बड़ा रही थी। तेरी माँ ही तो कह रही है, तुम यहाँ तक आ गए हो तो अंदर क्यों नहीं आते कुमारन। अप्पू को लगा कि नानी ठीक ही कहा था। ये कौन है इतना गरूर वाला। अगर उसे नानी से बातें करनी हो तो उसे उधर बुलाने की क्या ज़रूरत। वह इधर आ नहीं सकता। वह आदमी बोला, मुझे यह कहकर निकले 5 साल हो चुके। अब इस घर में पैर ना रखूँगा। वह तो कभी नहीं होगा माँ। नानी उसे डांट क्यों नहीं रही। हमेशा गरजने वाली नानी उस गरूर वाले के सामने गिड़गिड़ा रही थी। मेरे पेट की जन्मी है, मैं कैसे उसे मार डालूं। उसका जवाब अप्पू की समझ में नहीं आया। नानी ने कहा, और कब तक जिंदा हूँ। कम से कम तब तक, इसके बाद भी नहीं होगा। उसका चिल्लाना जारी रहा। ये सब सीख तुम्हें बेटी की पहले देनी चाहिए थी। इस बीच उसने अप्पू की तरफ देखा। अप्पू को उसकी नज़र जरा गड़बड़ सी लगी। मौका पाकर बच्चों का गला घोंटकर थैली में बांधकर ले जाने वाले उस साधु की नज़र से भी वह इतना डरा नहीं था। वह भी गला घोंटने वाला है क्या। वह चुपके से बरामदे की ओर बढ़ा। दीदी अंदर चली गई। रसोई के पिछवाड़े के दरवाजे पर खड़ी दीदी केले के बाग की ओर देख रही थी। आंचल थामकर अप्पू ने पूछा, दीदी, फाटक पर खड़ा आदमी कौन है। शायद दीदी ने उसकी बात नहीं सुनी। फाटक पर कौन खड़ा है दीदी। दीदी कुछ कहने जा रही थी, लेकिन बोली नहीं। बोलो कौन है दीदी। वह गला घोंट देगा क्या। कौन। वह आदमी बच्चों का गला घोंटने वालों तो नहीं है। लगा कि दीदी का दम घुट रहा है। वह तो तेरे मामा हैं रे। यह तो नया तमाशा हुआ। मामा होकर क्या ऐसा ही करना चाहिए था उसे। फाटक पर आकर धीरे से नानी को बुलाना, फिर डराने के लिए अप्पू की ओर घूरना। अजीब मामा है यह। शायद दीदी ने यूं ही कहा हो। क्या यह सच है दीदी। हाँ। मामा इधर क्यों नहीं आते। दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। मामा नहीं आएंगे क्या। और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि दीदी आंखें पोंछ रही थी।
यह दीदी तो पागल है। तब नानी अंदर आई। नानी को देख अप्पू घबरा गया। नानी रो रही थी, साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अप्पू को भी गम हुआ। कितनी ही गालियाँ क्यों ना दे, है तो वह उसकी अपनी नानी। हिम्मत बांधकर वह निकला और फाटक की ओर नज़र दौड़ाई। मामा जा चुके थे। एक मामा का होना अच्छा है, लेकिन इस तरह घूरकर डराना नहीं चाहिए। फाटक तक आकर नानी को भला बुरा कहकर रुलाना नहीं चाहिए। पछाई के घर की जानू के भी एक मामा थे। वे 7 समुंदर पार दूर कहीं रहते थे। वहाँ रेशमी कपड़े और खूबसूरत छाते बहुत थे। वे जब आए थे तो जानू को ये दोनों चीज़ें मिली। छाता बहुत अच्छा था और बहुत हल्का भी। अपनी माँ के साथ मंदिर जाते समय वह उसे साथ ले जाती। कमीज बड़ी थी, इसलिए पेटी में ही रखी थी। जानू के जो मामा घर पर पड़े रहते थे, उन्होंने उसे अब तक कुछ नहीं दिया। 7 समुंदर पार के मामा ही उसे ज़्यादा पसंद थे। वे शायद अगले साल भी आएंगे। अप्पू को अफसोस हुआ कि उसके मामा ऐसे गड़बड़ निकले। दीदी ने बताया कि वे इधर नहीं आएंगे। उनके यहाँ भी वैसा ही छाता मिलेगा क्या? मिले तो भी वो नहीं लाएंगे। देखा ना कैसे घूर रहे थे वह। नानी तक को रुला दिया। रूठने से ही घर नहीं आते होंगे, लेकिन वे रूठे किससे थे? अब की बार आने पर उनसे पूछने की ठान ली थी, लेकिन मामा नहीं आए। यह मामा रहते कहाँ हैं? दीदी तो बताती नहीं। जानू भी ऐसे एक आदमी को नहीं जानती। जानू को यकीन नहीं होता। अप्पू के भी एक मामा हैं। चक्कन थोड़ा बहुत जानता है। नदी किनारे उसकी घर जायदाद है। चक्कन कहता है कि उसने देखा है, जब वह उधर से होकर गुजर रहा था, उसी समय नए घर पर खपरेल छाया जा रहा था। मामा इधर क्यों नहीं आते रे? वे झगड़ा करके जो गए हैं। चक्कन भी नहीं जीनाता ये झगड़ा किस बात पर हुआ है। सोचने पर उसे कुछ भी नहीं सूझता। उसके मन में कई तरह की शंकाएं हैं, जिसे वह सुलझाना नहीं चाहता, मगर पूछे किससे? अक्सर दीदी ही उसकी शंकाएं दूर करती। रात को सोने के लिए लेटते वक्त जब तक वह खाना खाता, तब तक दीदी उत्तर वाली कोठरी में बिछौना बिछा देती। बिछौने पर लाल रंग की बड़े बड़े सफ़ेद फूलों वाली पुरानी साड़ी बिछा देती। उस पर लेटना उसे पसंद है। वह दीदी की साड़ी है। दीदी की और एक साड़ी है, वह संदूक में करीने में रखी हुई है। उसे पहने दीदी को नहीं देखा। संदूक खोलने पर खुशबू आती है, केतकी की खुशबू। केतकी की खुशबूदार साड़ी दीदी पहने तो खूब मज़ा आएगा। खाना खाते ही अप्पू लेट जाता है, लेकिन जब तक दीदी ना आती वह ना सोता। रसोई साफ कर बर्तन मांजकर ही दीदी आती थी। दीदी से लिपटकर सोते वक्त वह अपनी शंकाएं एक एक करके दीदी के सामने रखता। अक्सर वह जानना चाहता है कि जानू ने जो कुछ कहा वह सब झूठ है कि नहीं। कभी कभी वह कितनी झूठ मूठ की बातें बनाती है। कह रही थी कि उसके घर के दक्षिण में सर्प देवता के झुरमुट में एक ऐसा सांप है जो 9 बच्चों को निगल चुका है। वह तो निरा झूठ है ना। एक सांप के पेट में इतने सारे बच्चे कैसे समा जाएंगे? एक बार जानू ने कहा कि उसने ईश्वर को देखा है। अप्पू के यकीन नहीं हुआ। अप्पू ने तो ईश्वर को नहीं देखा, ना चक्कन ने देखा है और ना दीदी ने। जानू कहती है कि उसने रात को ईश्वर को देखा। पूजा के लिए आए पांडे से भी लंबी ईश्वर की दाढ़ी मूछ है। यह जानने के लिए वह झूठ तो नहीं बोल रही। अप्पू ने पूछा, सिर पर क्या था? काहे के सिर पर? ईश्वर के। जानू ने खूब सोच समझकर जवाब दिया, बाल। फूफा। अप्पू चिल्लाया, ईश्वर के सिर पर तो मुकुट रहता है। वह तो जानू ने नहीं देखा। वह झेप गई। झूठ बोलने पर भी जानू उसे अच्छी लगती थी। जब वह यहाँ थी तो साथ खेलती थी, और वह भी चली गई। जानू को उसके पिता ले गए। वह एक जंगली इलाके में गई है। समुंदर पार करना तो नहीं है। समुंदर पार तो उसके मामा रहते हैं। पिता के साथ जाने पर वह रेलगाड़ी में बैठ सकती है। एक भारी पहाड़ का पेट चीरती हुई रेलगाड़ी चलती है। जाने के पिछले दिन जानू
अप्पू के यहाँ आई थी, साथ ही उसकी माँ भी थी। हम कल रेलगाड़ी से जाएंगे। उसने जब यह कहा तो अप्पू के मन में थोड़ी सी जलन हुई। वह तो बहुत कुछ देख सकेगी। जहाँ वह जा रही है वहाँ शायद रबड़ का गेंद और साइकिल मिलते होंगे। अप्पू भी कहीं जाना चाहता है। वह जाए तो कहाँ जाए? कोई ले चले तभी ना। बड़े टीले पर जहाँ सप्तपर्णी का पेड़ खड़ा था, उसके आगे वह कभी नहीं गया। 7 समुद्र पार के देश, ऊंची पहाड़ियों के सुरंगों से होकर जाने वाली रेलगाड़ी, सुंदर छाते, रेशमी कपड़ों से भरे उन जगहों के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। जानू की माँ ने दीदी से विदा ली। वे दोनों साथ साथ पड़ी थीं। जानू की माँ के पास कई साड़ियाँ हैं। वे जानू के पिताजी के साथ कई जगहों पर गई हैं। एक और भी मज़ेदार बात, जानू के पिताजी को उसकी माँ मुन्नी के पिताजी कहते हैं। जब जानू की माँ चली गई तो दीदी आंखें भर आईं। शायद दीदी भी पहाड़ी सुरंगों को पार करने वाली रेलगाड़ी में कहीं जाना चाहती हूँ। दीदी कहीं नहीं जाती, यहाँ तक कि मंदिर के तालाब पर भी नहीं। घर के कुएं पर ही नहाती हैं। फाटक वाले भगवती के मंदिर का मेला देखने नानी गई, अप्पू भी गया। फिर भी दीदी नहीं गई। दीदी नहीं चलेगी नानी। तब नानी बौखला उठी, ए छोकरे चुप रह। पिछले जेठ के महीने से वह स्कूल जाने लगा था। अब 2 महीने के बाद परीक्षा शुरू होगी। उसमें पास होने पर वह दूसरे दर्जे में बैठेगा। जानू अपने पिताजी के पास पहुंचने के बाद शायद वह किसी स्कूल में भर्ती हो जाएगी। वहाँ भी तो स्कूल होंगे। वहाँ हमारे केलू मास्टर जैसे लोग भी होंगे क्या? ना होना ही अच्छा है। पिटाई से तो बच सकती है। क्लास में अप्पू का एक दोस्त है, कुट्टी शंकरन। खेत के पार उसका घर है। दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। केलू मास्टर कभी कभी कुट्टी शंकरन को कुट्टी चातन पुकारते हैं। यह सुनकर सब हंसते थे। उसके साथ ही यह नाम ठीक भी लगता है, लेकिन केलू मास्टर की मार बर्दाश्त से बाहर थी। कुट्टी शंकरन ने एक बार उसे एक नींबू दिया। वह अपने घर से लाया था। उसके यहाँ पिछले दिन कुछ नींबू खरीदे गए थे। उसकी मंझली दीदी की शादी थी। शादी में नींबू का क्या काम? बेवकूफ़, तुम यह भी नहीं जानते क्या? वह इस तरह बोल रहा था जैसे उसने बहुत शादियाँ देखी हों। शादी के बारे में कुट्टी शंकरन ने सारा ब्यौरा उसके दिया। बहुत से लोग घर जाएंगे। पंडाल में बैठने वाले बारातियों पर गुलाब जल छिटकते हैं। गुलाब जल खूब खुशबूदार है। बाद में चंदन और नींबू सबको दिया जाता है। अप्पू को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। अगर साफ कह दे कि यह सब झूठ है तो शायद वह पूछता, क्या तुमने शादी देखी भी है? तब मानना पड़ता कि नहीं देखी। कुट्टी शंकरन को तसल्ली देने के लिए अप्पू ने कहा, मेरे यहाँ जब दीदी की शादी होगी तब तुझे भी नींबू दूंगा। मगर कुट्टी शंकरन कह रहा था, तुम्हारी कोई दीदी कहाँ है? यह सुनकर अप्पू को काफ़ी गुस्सा आया। उसे 4 बार कुट्टी चातन कहकर कनपटी पर चमाचा लगाने का मन हुआ। कुट्टी शंकरन उससे भी मोटा तगड़ा है, इसलिए ऐसा नहीं किया। मेरी दीदी फिर कौन है रे? अरे बुद्धू, वह तो तेरी माँ है। यह कुट्टी शंकरन की मूर्खता पर उसे हंसी आई। इस उल्लू को केलू मास्टर ने कुट्टी चातन सही नाम दिया है। जा, तुझको खाक आता है। फिर तू आया बड़ा जानने वाला। मेरी माँ कह रही थी। तेरी माँ क्या जाने? फिर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। कुट्टी शंकरन ने नींबू वापस मांगा। नींबू उसके सामने फेंक कर अप्पू ने नाक भौं सिकोड़ी। स्कूल से लौटते वक्त उसने सोचा, दीदी मेरी माँ कैसे हो सकती है? उसके कोई माँ बाप नहीं है। उसके तो दीदी है और नानी है, बस। नानी की क्या बिसात? छोकरे, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तेरे जन्मते ही उसे बस दीदी काफ़ी है। फिर उस अच्छी दीदी को माँ कहने वाले कुट्टी चातन को क्या किया जाए? उसे माँ नहीं चाहिए। माँ होती तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती। ये सब देखते रहता। दीदी की माँ है ना नानी,
क्या दीदी को वह कभी चैन से बैठने देती है? पिछले 4-5 दिनों से दीदी दिन रात रोती रहती है। नानी अब गाली नहीं देती। दीदी भी कैसी पगली है। दीदी अप्पू से नाराज़ नहीं होती। रात को सटकर लेटते समय दीदी ने बहुत कुछ कहा। कोई कहानी तो नहीं, कहानी सुनना ही अप्पू को पसंद है। दीदी को कई कहानियाँ आती हैं। रत्न ढूंढ निकालने वाले राजकुमार की कहानी। उसको सुनने के बाद ही रत्न मिलने पर उसे छिपाने की तरकीब उसे सूझ पड़ी। रत्न को गोबर से ढका जाए तो उसकी चमक बाहर दिखाई नहीं पड़ेगी। फिर पत्थर बन जाने वाली राजकुमारी की कहानी। जिंदा करने के लिए बच्चे की बलि चढ़ाकर पत्थर पर खून डालने की बात सुनकर उसे रोना आया। अब दीदी कहानियाँ नहीं सुनाती, चुपचाप पड़ी रहती। थोड़ी देर बाद पूछती, सो गया बेटे? नहीं तो। बेटा तू खूब पढ़ाई करना। जी। बड़ा होकर दीदी का खूब ख्याल तो करेगा कि नहीं? ये कैसी बेतुकी बात है। फिर भी हाँ बरता। दीदी का तो एक तू ही है रे। 2-3 दिन से दीदी की तबीयत खराब है। वह चुपचाप अप्पू को नहलाती, खिलाती और बाल संवारती और यूं ही उसके चेहरे की ओर ताकती रहती। फिर एकदम गुमसुम बनी रहती। यह दीदी पागल जो ठहरी। दोपहर बीच वाले कमरे के फर्श पर नानी और दीदी लेटी तो नानी को कहते सुना, उसकी बात सोचकर तुम्हें मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं। दीदी कुछ भी नहीं बोली। जो हो गया सो हो गया। इधर उधर की बातें सोचने से कहीं पहुंच नहीं पाओगी। अगर यह ठीक हुआ तो बस बेड़ा पार ही समझो। यह सुनकर भी दीदी चुप रही। वह सब शंकरन नायर ठीक कर देगा। वह बड़ा नेक आदमी है। तुम क्या कह रही हो माँ? तुम? नानी कुछ ऊंची आवाज़ में बोली। यूं ही सब कुछ बर्बाद ना करो। अगर यह भी हाथ से निकल गया तो बस ज़िंदगी भर पछताओगी। यह धोखाधड़ी है ना? दीदी पूछती है। यह सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका नतीजा भी तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। वह सब शंकरन नायर को मालूम है माँ। अप्पू शिप्पू मालू। तुमसे मैं कह रही हूँ, जब मैं इस बला से छुटकारा पाना चाहती हूँ तब तो तू। दीदी चुप बनी रही। नानी ने कहा, शंकरन नायर सब कुछ संभाल लेगा। यह शंकरन नायर कौन है? इतने बड़े होशियार आदमी को कभी देखना भी नहीं चाहिए। इस बीच एक दिन सुना कि शंकरन नायर घर आने वाला है। देखने में तो शंकरन नायर एक नेक आदमी लगा। वो सारे पर बैठे जब वह नानी से बातें कर रहा था तो अप्पू उसके पापड़ नुमा सफ़ेद बालों को देखता रहा। वह आदमी नानी से बातें किए जा रहा था, लेकिन उन सब बातों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वायनाड की पहाड़ी में शादी होने वाली है। होने दो, यही ख्याल रखना है कि बच्चा होने की भनक तक कान में ना पड़ने पाए। ठीक है। अप्पू बार बार उस पापड़ नुमा बाल को देखने में ही मज़ा ले रहा था। वह सोच रहा था कि उसके सिर पर एक लंबी चोटी भी होती तो अच्छा लगेगा। स्कूल के बाग में गमले में रखा घोड़े की पूंछ नुमा पौधा जैसे लगेगा। उसने एक बार फिर झांक कर देखा। शंकरन नायर ने आवाज़ और धीमी कर दी। नानी ने मुड़कर देखा तो अप्पू पर नज़र पड़ी। अप्पू आंगन में जाकर खेलो। वह अंदर चला गया। थू, उनकी पंचायत। वायनाड की शादी से उसको क्या लेना देना? एक नींबू तक नहीं मिलेगा। कोई चाहे शादी कर ले, अप्पू का क्या बिगड़ता है? अंदर के कमरे का चावल का बक्सा उसने खोलकर जोर से बंद किया। उसके अंदर से एक नन्हा सा तिलचट्टा झांक रहा था। खिड़की पर चढ़कर दीवार की कीलें पर टंगी टोकरी से ही टटोली। उसमें सरसों हैं। रसोई से पीतल का गिलास गिरने की आवाज़ आई। रसोई में दीदी है। नानी ने पुकारा, मालू। शायद गिलास गिराने से डांटने के लिए बुलाया हो। अरे मालू। दीदी बरामदे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। पता नहीं अब दीदी को क्या क्या सुनना पड़ेगा। अप्पू ने डर से कान खड़े किए। माँ ने सब कह दिया ना? शंकरन नायर पूछ रहा था। बेफिक्र रहो, सब कुछ मैं ठीक कर लूँगा। वह एक नेक आदमी है। एकला वह यह सब नहीं कर पाएगा। दीदी बोलती नहीं। शादी वहीं पर होगी। 2-4 मेहमानों को बुलाना है। लोग क्या कहेंगे? नानी को शक था। तुम लोग मेरे सगे संबंधी हो, तुम्हारा और कोई नहीं।
मैं 20 बरस से वहीं रहता हूँ, तो बस समझ में आई ना बहन जी। कौन सी बात? हाँ हाँ, वही तो मैंने कहा। तब मेरे यहाँ छोटे पैमाने पर शादी की रस्म पूरी की जाए तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है भैया, तुम ही तो मेरा सहारा हो, इसलिए ही तो मैं उसे पटाकर लाई हूँ। वह लड़की को देखना चाहता है, तब क्या करें? नानी ने धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया। उसकी भनक तक कान में पड़ने नहीं दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाने पर गांव के मंदिर में खीर चढ़ाने की मनौती की है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिटिया को कोई तकलीफ ना होगी। उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ जमीन जो है, मेहमान करने पर आराम से गुजारा हो सकता है। तब मोरी के नीचे रखे खाली डिब्बे में छिपी सींग वाली कोई चीज़ दिखाई पड़ी। यह तिलचट्टा नहीं था, यह तो अप्पू के लिए एक नया शिकार मिल गया। इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वक्त पर झाड़ भी नहीं दिखती। नारियल के पत्ते की एक मोटी तीली चाहिए। उसारे में तब भी बात चल रही थी। नानी और शंकरन नायर के बीच दोनों कानाफूसी कर रहे थे। जो भी हो, झाड़ू कहाँ गई? छिपकर बैठे सींग वाले को एक मार लगानी है। झाड़ू ढूंढते हुए रसोई पहुंचने पर वहां दीदी मिली। अभी अभी तो दीदी शंकरन नायर की पंचायत सुनने गई थी। जब दीदी ने से पूछा कि झाड़ू कहाँ है, तो उसने अप्पू को गोद में उठा लिया। फिर सिर पर माथे पर चूमती रही। दीदी के आंसू उसके चेहरे पर और सिर पर टपक पड़े। शंकरन नायर दीदी को कुछ गाली तो नहीं दे रहे थे। नानी भी नाराज़ नहीं हुई। फिर दीदी क्यों रो रही है? यह दीदी भी कैसी पागल है? रात को दीदी ने पूछा। अगर दीदी नहीं रही तो बिटुआ नानी के पास सोएगा ना? मैं तो दीदी के पास ही सोऊंगा। अगर दीदी भी चली जाए तो? दीदी किधर जा रही है? दीदी चुप रही। बार बार पूछने पर जवाब मिला, कहीं भी नहीं। दीदी ने यूं ही कहा था। सच? अप्पू ने तसल्ली की सांस ली। एक दिन वह स्कूल से आया तो उसे मीठा सा पकवान अटा मिला। वह हमेशा नहीं बनता। ऐसी कोई खास चीज़ मिलने पर चक्कन के सामने खड़े होकर खाने की जिद अप्पू करता। उस छोकरे का लालच देखते ही बनता है। दीदी ने कहा कि वह बहुत लालची है, इसलिए उसके देखते हुए खाना नहीं चाहिए। लेकिन वह लकुटिया बना सकता है। कजरी सिर्फ उसी पर सींग नहीं मारती। वह चाहे तो कजरी को गले लगा सकता है। आटा छिपाए दीदी की नज़र बचाकर वह आंगन की ओर निकला। चक्कन फूस के ढेर से फूस निकाल रहा था। हमेशा की तरह आज उसने एक टुकड़े के लिए विनती नहीं की। अपन को बड़ी मालकिन ने दिया है। झूठ। मैं नहीं। उनके आने पर चाय की पत्ती और चीनी ले आया। किनके आने पर? मेहमान लोगों के। देखिए छोटे मालिक, चक्कन ने गांठ खोलकर दिखाया। बीड़ी के 3 टुकड़े जो साहब आए थे उन्होंने पीकर फेंके थे। अगर बीड़ी पीते हैं तो ज़रूर बड़े आदमी ही होंगे। शंकरन नायर के पापड़ जैसे बाल होने पर भी वह बीड़ी नहीं पी सकता। पिछले हफ्ते जब वह आया तो नानी की तरह पान चबाता रहा। बहुत बुरी बात। मेहमान लोग कहाँ हैं? दीदी से पूछने के लिए अंदर दौड़ा। दीदी आते में ही थी। नानी रतालू की छील रही थी। नानी, मेहमान कहाँ हैं? कौन से मेहमान? यहाँ कौन मेहमान आएगा? रे, यमराज है क्या? चक्कन के नाम नहीं बताया। अगर यमराज ही है तो वह कहाँ है? मैं यही जानना चाहता हूँ। ए छोकरे, बदतमीजी दिखाओगे तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। अरे रहने दो। एक मेहमान जो आ गया तो पाँव जमीन पर पड़ते ही नानी के उसने फिर कुछ नहीं पूछा। रात में कुछ देर सोने के बाद आंखें खुली। बिस्तर पर दीदी नहीं थी। कमरे में दिया जल रहा था। दीदी संदूक खोलकर सामान करीने से रख रही थी। केतकी की खुशबू आ रही थी। जब वह सोने लेटा था तब दीदी पास थी। फिर उठी क्यों? रात को दिया जलाकर संदूक में धोती और ब्लाउज क्यों ठूस रही है? चुपके से उठकर दीदी के गले से लिपटकर उसे डराना चाहा, लेकिन उठ नहीं पाया। आंखें धीरे से मुंद गईं।
राजकुमार ने जिस जंगल से रत्न ढूंढ निकाला था उसकी याद आ रही थी। केतकी की हल्की सी खुशबू। उसने फिर से आंखें मूंद ली। सुबह अप्पू को दीदी ने जगाया, कुएं पर जाकर नहलाया और फिर कंजी पी लेने के बाद दीदी ने उसे कपड़े पहनाए। बाल संवारते वक्त दीदी ने कहा, बिट्टू स्कूल जाते समय संभल के जाना, ढोरों से बचकर निकलना। यह तो दीदी अक्सर कहा करती है। उसने मान लिया। बच्चों से झगड़ा मत करना। नानी जो है तेरा पूरा ध्यान रखेगी। नानी का कहना मानना और नखरे मत दिखाना। नानी बुरी है, मुझे तो सिर्फ दीदी ही चाहिए। बिट्टू हाँफते हुए अप्पू को छाती से लगाकर दीदी ने टूटी सी आवाज़ में पुकारा, मेरे बेटे। अप्पू को डर था कहीं दीदी रो ना पड़े। अब की बार दीदी नहीं रोई, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई। तब उसने कुछ कहने का मन हुआ। सुनो दीदी, बेटे, मुझे एक दफ़े माँ कहकर पुकार। वह उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों दीदी? कुछ नहीं, यूँ ही। दीदी कैसे माँ होगी? दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। दीदी के हाथ ढीले हो गए। वह मुंह मोड़कर चुप खड़ी रही। कुछ देर बाद कीले पर टंगी थैली अप्पू के हाथ में दे दी और बोली, बेटा जा। अप्पू ताड़ के पत्ते से बना छाता कंधे पर रखकर उसकी रंगीन डंडी पर थैली लटकाए आंगन से चल पड़ा। फाटक पार करने पर फिसलकर गिरने को हुआ, लेकिन गिरा नहीं। मुड़कर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। उसारे के दरवाजे के सहारे खड़ी दीदी उसे एकटक देख रही थी। यह डराने वाली आंखें दीदी को कैसे मिली? जब उसने मुड़कर देखा तो दीदी ने कछुए की तरह सिर अंदर खींच लिया। दीदी भी कैसी पगली है। खेत के उस पार कुट्टी शंकरन जंगली अंडी का पत्ता तोड़कर उसके रस के बुलबुले उड़ाता हुआ खड़ा था। उसकी थैली में 2 आंवले थे। छोटा आंवला उसने अप्पू को दिया। छोटा होने पर भी खूब मीठा था। एक सूखा नाला, पगडंडी, छोटा सा टीला पार करके उसे स्कूल जाना था। टीला पार करते डर लगता था। बहुत सी गायें भी होंगी। कोई बात नहीं, कभी पास के बड़े घर का सांड भी वहाँ होगा। अप्पू ने उसे नहीं देखा है, ना देख पड़े। दोपहर को नारायण की पेंसिल उसके हाथ से टूट गई। नारायण रोया। मास्टर जी से शिकायत करने जा रहा था कि कुट्टी शंकरन बीच में पड़ा। केलू मास्टर के पास मामला पहुँचे तो अप्पू को भी मुसीबत होगी। इससे बचने के लिए कल चवन्नी नारायण को देनी होगी। अप्पू को तसल्ली हुई। दीदी से पूछने पर चवन्नी जरूर मिलेगी। शाम को घर पहुंचा। किताबों की थैली बरामदे में फेंक कर उसने दीदी को पुकारा, अप्पू। दीदी ने नहीं, नानी ने जवाब दिया। नानी रसोई से बाहर आकर पूछने लगी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? मन में आया कि पूछूं, क्यों इतना प्यार क्यों जता रही हो, लेकिन पूछा नहीं। अगर मार पड़ेगी तो? दीदी कहाँ है? कंजी परोस दी, कपड़ा बदल के आ जा। उसे कंजी नहीं चाहिए, दीदी चाहिए। कल तक चवन्नी नहीं मिले तो नाक कट जाएगी। दीदी कहाँ है? वह उत्तर वाले कमरे में गया। वहाँ दीदी नहीं थी। केतकी की हल्की सी खुशबू कमरे में टिकी हुई थी। नानी, दीदी कहाँ है? दीदी यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? वह, हाँ, एक जगह गई होगी। किधर? दीदी आ जाएगी, अप्पू के लिए गेंद लाएगी। गेंद वेंद वह लाए, ठीक है, फिर भी उसे साथ लिए बिना बोले वह गई क्यों? उसे गुस्सा आया। अजीब दीदी है। दीदी ने ऐसा किया ना, अप्पू बात तक ना करेगा। इस दीदी को क्या करे? दीदी ने संदूक में चवन्नी होगी। 1 नहीं 2 चवन्नी लूँगा। इसके लिए डांट आए तो दिखा दूँगा। लेकिन संदूक कहाँ थी? उसको रोना आया। नानी ने पुकारा, अप्पू खाना नहीं खाएगा? वह आंगन में निकल गया। बिल्व के चबूतरे से एक पत्थर लेकर फेंका, फिर पछाई की ओर चल पड़ा। अप्पू को नानी ने कंजी परोसी है। अप्पू को नानी का प्यार नहीं चाहिए। दीदी को आने दो। रबड़ की गेंद लाकर दोगी तो दूर फेंक दूंगा। हाँ। नानी ने फिर पुकारा। अप्पू को कुछ नहीं चाहिए। उसे लगा कि जी भरकर रोए। दीदी से गुस्सा है, उसे आंसुओं में उतारकर जोर से रोए।
अगर दीदी बढ़िया गेंद और मिठाई लाई तो तब क्या करना चाहिए? तो भी दीदी बिना बताए चली गई है ना। अजीब है दीदी, यह दीदी भी कैसी पगली है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? इस कहानी के बारे में हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।